हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। इस पे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसकी हम लोग ने थ्योरी कवर कर रखी है और उस पे बेस्ड कुछ हमने और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। उसके आगे के प्रॉब्लम्स को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, इस पे जो भी हम लोग ने यहाँ पर चीजें प्रेजेंट करी हैं उस पे कुछ इमेजेस यूज करी हैं, तो हो सकता है कि उस पर किसी को आपत्ति हो, तो उसके लिए हम इनके लिए इसके लिए एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। The images used in our slide deck are of educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. तो देखिए, इस पे हम लोग को 5 क्वेश्चंस करने हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। मैं इस पे आपको पहले क्वेश्चन पढ़कर बताऊंगा, उस पे कुछ कीवर्ड्स जो की पॉइंट्स हैं उन सभी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा उसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद फिर हम उसका जो सॉल्यूशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। Two bodies of equal masses are connected by a light inextensible string passing over a smooth frictionless pulley. The amount of mass that should be transferred from one to another so that both the masses move 50 meter in 5 seconds is. यानी कि दो बॉडी कैसी है, कनेक्टेड है, यानी कि इस पे कंस्ट्रेंड मोशन है। कंस्ट्रेंड मोशन के लिए जो हमारे कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। ठीक है, इसके जो ऑप्शन है वो है 30%, बी 40%, सी 70% और डी 50%। मैं आपको अब 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए। उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो हमें दो बॉडीज दी गई हैं उनका मास हमें कैसा दे दिया गया है, इक्वल मास दे दिया गया है। ओके, और इनको कनेक्ट कर दिया गया है किससे, एक हल्की इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से जो कि एक पुली से पास हो रही है। और पुली भी कैसी है, फ्रिक्शनलेस पुली है। यानी कि यहाँ पर इस पुली के होने या ना होने से उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस इतना है कि वो जो टेंशन की डायरेक्शन है उसको चेंज कर दे रहा है। तो दो बॉडीज हो गई एम और एम, दोनों इक्वल मास की। इनको लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से हम लोग ने किया और ये फ्रिक्शनलेस पुली है। द अमाउंट ऑफ मास दैट शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर सो दैट बोथ द मासेस हैव 50 मीटर इन मूव 50 मीटर इन 5 सेकेंड। तो एक से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम कितना मास ट्रांसफर कर दें कि जो इनमें मूवमेंट हो वो 50 मीटर हो 5 सेकंड में। यानी कि हम इस पे v फाइंड कर सकते हैं, इसकी हेल्प से 10 मीटर पर सेकंड निकल कर आ जाएगा। तो हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मास को चेंज करना है। तो जितना मास हम एक जगह से घटाएंगे उतना ही मास क्या होगा, दूसरी जगह पर ऐड होगा। साथ ही में जिस एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, या कह लीजिए कि जिस स्पीड से ये ऊपर मूव करेगा उसी स्पीड से ये नीचे तरफ आएगा। ठीक है, यहां तक चीजें हमारी रहेंगी। तो बस इन्हीं चीजों का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो अब ये जो हमारा कंडीशन है वो ये है कि हमने थोड़े से मास को क्या किया, घटा दिया, और घटाकर जो पहला मास था उस पे ऐड कर दिया। उतना ही मास जितना यहाँ से घटाया उतना ही यहाँ पर ऐड कर दिया। तो जब ऐसा किया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि पहले मास दोनों में क्या था, m था। तो इसका मास मान लीजिए कि m2 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं m माइनस डेल्टा m इज इक्वल टू m2। और ये वाला जो मास है, इस मास में क्या है कि इस मास में इस वाले मास को ऐड कर दिया गया। तो जब जो भी हमने कट किया है इस पे या ट्रांसफर कर रहे हैं जिस मास को, तो वो आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जो कि बन जाएगा m प्लस डेल्टा m, यानी कि m1। तो ये हो गया m1 और ये हो गया m2। अब यहाँ पर हम लोग जो डिस्टेंस है उसको अगर हम ये माने कि कितना चल रहा है, 50 मीटर चल रहा है, और कितने समय पर, 5 सेकंड पर। तो यहां पर अब क्योंकि ये जो हमारा मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, मतलब कि उस पे ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन 0 होगा, वहां पर एक्सेलरेशन मौजूद होगा, जिसके कारण से हम लोग सीधे ऐसा नहीं कर सकते कि 50 डिवाइडेड बाई 5 और ये हमारी स्पीड निकल कर आ जाए 10 मीटर पर सेकंड। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका इस्तेमाल किया कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और इसमें जब हम लोग
इनिशियल वेलोसिटी की बात करें अगर, तो वो तो जीरो है। क्यों? क्योंकि दोनों ही यहाँ पर रेस्ट में थे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर थे, तो इनिशियल वेलोसिटी उनकी क्या हो गई? जीरो हो गई। और यहाँ पर ये जो टाइम है वो 5 सेकेंड हो गया, हाफ ए इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि जो ए है, ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 25, क्योंकि ये पूरा टर्म तो जीरो हो जाएगा। ये यानी कि इसको अगर हम लोग देखें तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? जीरो हो गया। बचा ये कि 50 इज इक्वल टू हाफ ए 5 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 25 हो जाएगा और 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई पर, जो कि बन जाएगा इससे 100, और 25 नीचे आ जाएगा डिवाइड पर, तो बन गया ए इज इक्वल टू 100 बाई 25, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? यहां तक हम लोग आ गए और हमें एक्सेलरेशन पता चल गया। अब होगा क्या कि एक का मास हो गया हमारा m1 और दूसरे का मास हो गया है m2। जहां पर जो m1 मास है उसका मास, वो मास है ज्यादा एज कंपेयर टू m2, क्योंकि m2 से हम लोग ने कुछ मास निकाला है। अब क्योंकि ये मतलब ये जो सेकंड वाला है, इससे हमने कुछ मास निकाला था और इस पे ऐड किया था, तो m1 बड़ा हो गया एज कंपेयर टू m2। तो एज m1 मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a, जैसे ही ये जो m1 है ये नीचे तरफ आता है विद एक्सेलरेशन a, जो कि हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ये वाला है हमारा, तो वो बन जाएगा हमारा a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू g। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन से हमारा निकल कर आ जाएगा a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू g। ये निकल कर आया। अब यहां से हम लोग उसको उसके बराबर कर देंगे, g की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां पर बन जाएगा ये a डिवाइडेड बाई g, यानी कि 4/10। यानी कि अब अगर हम लोग ने इस पे वैल्यू पुट कर दी है, तो इस ये जो बीच में लिखा हुआ है इसको अगर हम लोग भूल जाए तो डायरेक्ट ये हो जाएगा कि m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये बन जाएगा इक्वल टू 4/10। ओके, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। तो हमें ये बताना था कि कितना ट्रांसफर हुआ, तो इसको हम लोग ने क्या किया कि m1 की वैल्यू पुट करेंगे, m2 की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पर m1 और m2 यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो m1 हमने लिया है वो कितना लिया है, वो है m माइनस m1 जो था हमारा वो था m, ये m प्लस डेल्टा m, और जो m2 था वो कितना यहाँ पर कि उस पे हम लोग ने कुछ घटाया है। अब इन दोनों पर ये जो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसको हमने फाइंड कर लिया है, जो कि है 2/5। क्लियर? तो ये बन जाएगा हमारा 2/5 इस पूरे की जगह पर इंटू 100, जो कि बन जाएगा 40%। तो परसेंटेज ऑफ मास ट्रांसफर्ड कैसे निकालेंगे कि जो हमारा अंतर है वो कितना है उन दोनों मासेस के बीच में, वो, और टोटल कितना है वो। तो इस तरीके से हमारा परसेंटेज ऑफ मास ट्रांसफर निकल कर आता है। यानी कि इस क्वेश्चन पर आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि अगर कभी पूछा जाता है हमसे कि परसेंटेज ऑफ मास ट्रांसफर्ड का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने जब दो अलग अलग मास निकाल लिए, m1 और m2 निकाल लिया था ना, m1 क्या था कि m माइनस सॉरी m प्लस डेल्टा m था, और जो m2 था वो m माइनस डेल्टा m था। तो इनमें हमें अंतर निकालना है और इनका जो टोटल है m1 प्लस m2 वो बताना है, जो कि हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम लोग ने पहले ही फाइंड कर ली है, तो यहाँ से पुट करेंगे और यहाँ से निकलकर आ जाएगा 40%, यानी कि जो हमारा ऑप्शन ये बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, ये वाला बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a man slides down a light rope whose breaking strength is eta times his weight। एक आदमी क्या कर रहा है, एक लाइट रोप पर चल रहा है। इस लाइट रोप की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो ईटा टाइम्स हिज वेट है। What should be his maximum acceleration so that the rope does not break? तो हमें यहाँ पर बताना है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस बॉय का कितना होना चाहिए जिसकी वजह से ये जो हमारी रोप है वो ब्रेक ना हो। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि इस रोप में जो टेंशन क्रिएट हो रही है वो ईटा mg से कम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? ईटा mg से कम होना चाहिए, जैसे ये लिखा हुआ है
इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये हमें करना है। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना अचीव हो सकता है। ए ऑप्शन जो है वो है जी वन माइनस ईटा, बी है ईटा जी, सी जी बाई वन प्लस ईटा, डी जी बाई वन माइनस ईटा। यहां पर ये समझ लीजिए जो ईटा है वो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ अलग सी चीज नहीं है जिसको कि आपने पढ़ा नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ईटा का मीनिंग बस इतना है कि एक कोई ये फैक्टर है, एक कोई नंबर है जिसका कि हम लोग क्या करें, मल्टीप्लीकेशन करें अगर mg के साथ, तो हमें वो ये एक लिमिट दे देता है कि इतना अगर टेंशन होगा और तो जो रोप है वो टूटेगी नहीं। बट अगर इससे ज्यादा हो गया, अगर इससे ज्यादा हो गया टेंशन, अगर कुछ कंडीशन ऐसी हो गई कि टेंशन जो इस रोप में क्रिएट हुआ वो क्या होगा, इससे ज्यादा हो गया तो वो टूट जाएगा। बस इतना है। होता है ना कि किसी भी रस्सी में किसी को भी नहीं झुला देते, या कोई भी किसी भी रस्सी को लेकर नहीं चढ़ सकता। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको झूला झूलना है अगर, तो अगर पतली रस्सी भी है तो उस पे वो झूला झूल सकते हैं। बट वही कोई अगर बड़ा इंसान झूलने की सोच रहा है, या दो तीन लोग एक साथ झूलने की सोच रहे हैं, तो उनको और मोटी रस्सी की जरूरत पड़ती है जिसकी की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हो वो ज्यादा हो। तो बस यही है इस ईटा का मतलब, कि वो बता रहा है कि जो मास है वो मास से सॉरी जो उसका वेट है, उसके वेट से अगर हम क्या करें, इसको कंपेयर करें कि कितना गुना उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, तो वो जो टाइम्स बता रहा है कि 1 गुना है, 2 गुना है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, वो इस ईटा से पता चल रहा है। ओके, तो मैं अब आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो ईटा है वो सिर्फ ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रोप की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो कितने टाइम्स है इस इंसान के वेट से। तो एक नंबर है ये, सिंपल। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो ये बॉय है नीचे तरफ, उस पे वो क्योंकि उसका वेट जो होगा वो mg होगा। ओके, और यहाँ पर अगर हम रिएक्शन फोर्स माने, ठीक है, इस जगह पर, तो वो उसको मान सकते हैं कि r है, जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि वो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, स्लाइड कर रहा है नीचे। तो mg माइनस आर इज इक्वल टू ma, ये हो गया हमारा। अब यहां पर जो r होगा, r को हम लोग लिख सकते हैं कि ये वही स्ट्रेंथ है ईटा mg, ये वही स्ट्रेंथ ईटा mg है, ठीक है, ये वही स्ट्रेंथ ईटा mg है हमारी। तो यहां पर mg हो गया माइनस ईटा mg इज इक्वल टू ma। अब यहां पर mg क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 - ईटा। अब m से m कैंसिल आउट होगा और a निकल कर आ जाएगा g ब्रैकेट में 1 - ईटा। ये हो गया हमारा ये क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, कि उस एक्सेलरेशन के साथ उसको स्लाइड करना है। क्लियर, आगे बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Two blocks of mass m and capital M are connected by means of a metal wire of cross-sectional area A, passing over a frictionless pulley as shown in the figure. The system is then released if m is equal to 2 meter, then the stress produced in the wire is। तो हमारे पास क्या है, दो ब्लॉक है, एक का मास स्मॉल m है और एक का मास कैपिटल M है। इनको हम लोग ने एक मेटल वायर से कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। ये जो मेटल वायर है, इस मेटल वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A दे रखा है। इसको हम लोग एक फ्रिक्शनलेस फिक्स्ड पुली, ये पुली कैसी फिक्स्ड है, इस फ्रिक्शनलेस फिक्स्ड पुली से कुछ इस तरीके से घुमाकर लेकर गए हैं। अब उसके बाद क्या किया गया कि इस सिस्टम को रिलीज कर दिया गया, यहां से रिलीज कर दिया गया। तो ये जो है हमारा, जो ये m है, अगर ये इस स्मॉल वाले मास के दोगुनों के बराबर है, तो इस वायर में कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा ये हम लोग को बताना है। तो स्ट्रेस कैसे डिफाइन करते हैं ये पता होना चाहिए, और जब हम कभी इस पे मूवमेंट को देखते हैं तो कैसे इक्वेशंस को लगाते हैं वो सभी चीजों को हमें देखना होगा। क्लियर, इसके जो ऑप्शंस हैं, करेक्ट ऑप्शंस आपको इनमें से ढूंढना है। जो ये गिवन ऑप्शंस हैं वो ए है हमारा 2mg/3a, बी है 4gm/3a, सी है gm/a, डी है 3mg/4a।
मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, इसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए इसको डिस्कस करें। तो ये रहा हमारा इसका सॉल्यूशन कि इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। यहां पर अगर हम लोग टेंशन की बात करें, इस स्ट्रिंग पर जो टेंशन डेवलप हो रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो ये निकल कर आ जाएगा T इज इक्वल टू 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ये कुछ हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब इस पे हमें क्या करना है, जो ये वैल्यू है उसको पुट कर देना है। तो यहां पर ये आ जाएगा कि जो हमारा एक मास है, देखिए जो कैपिटल M है वो 2m के बराबर है और स्मॉल वाला तो m के बराबर ही है, तो एक को मान लेते हैं m1 और दूसरे को मान लेते हैं m2। तो जो m2 है, मान लीजिए कि ये है हमारा m2 और ये है हमारा m1। तो जब इस तरीके की सिचुएशन होती है, इस तरीके की सिचुएशन पर जो टेंशन की वैल्यू होती है उसको हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। T इज इक्वल टू 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। तो m1 जो होगा वो हो जाएगा m, पुट कर दिया, और जो m2 होगा वो हो जाएगा 2m2, क्योंकि इसका जो मास है वो 2m के बराबर है। फिर ये जो m1 है, m1 की जगह फिर m आ गया और m2 की जगह पर 2m आ गया। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा, देखिए ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 4m, ये बन जाएगा 4m स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 3m और इंटू जी। तो एक m से m कैंसिल हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा 4/3mg। ये आ गया। अब जो हम जानते हैं, जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस हमारा डिफाइंड होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब देखिए यहाँ पर फोर्स इनटू टेंशन करके नहीं लिखा हुआ है, ये एक्चुअली यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो फोर्स है वो यहाँ पर आप यूज करिए चाहे टेंशन यूज करिए, ना तो ये डिवाइड पे लिखा है ना तो मल्टीप्लाई पर लिखा हुआ है, सिर्फ इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फोर्स है यहाँ पर वो टेंशन ही है, क्योंकि स्ट्रेस हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, जो रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, स्ट्रेस। तो यहाँ पर उसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बस ये लिख दिया है कि जो फोर्स है वो टेंशन के बराबर है, इस तरीके से। ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह में नहीं लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा इसको, ये इसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स टेंशन को ही यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोर्स की जगह पर आ जाएगा 4/3mg और एरिया की जगह पर आ जाएगा जो हमें दिया हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो ये बन जाएगा 4mg/3a। क्लियर? यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर B। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन A। ये हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये A जो है वो एक्सेलरेशन है। अ मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप्स अ बॉल इनसाइड द लिफ्ट। The acceleration of the ball as observed by the man in the lift and a man standing stationary on the ground are respectively। तो एक ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पर हमें एक लिफ्ट दी गई है जो कि ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। एक जो इंसान अंदर है लिफ्ट के, उसने क्या किया, बॉल को ऐसे ड्रॉप किया। ठीक है, बॉल को ड्रॉप किया इनसाइड द लिफ्ट। तो जो एक्सेलरेशन वो इंसान ऑब्जर्व करेगा लिफ्ट के अंदर, और एक दूसरा इंसान जो बाहर खड़ा है स्टेशनरी ग्राउंड पर, वो कैसे इसका एक्सेलरेशन को देखेगा कि कितना एक्सेलरेशन होगा। ओके, तो इस पे हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करके देखना होगा एक तरीके से कि जो एक्सेलरेशन है बॉल का वो कितना है। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं उसको सॉल्व करने के लिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये रहा आपका समय। आइए इसको हम लोग सॉल्व करें और देखें कि इसको कैसे हमें इसको निकालना है, इसके सॉल्यूशन को। देखिए, अगर जैसे मैंने कहा कि हम ये पूरा का पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर रही चीजें कि कौन उस बॉल को किस जगह से देख रहा है, जो अंदर है लिफ्ट के और जो बाहर है, उस हिसाब से चीजें चल रही हैं। तो यहां पर मान लीजिए सपोज कि एक लिफ्ट है और उस लिफ्ट के अंदर यहां पर मौजूद है एक इंसान, उसने बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया। तो जब वो बॉल को ड्रॉप करेगा, अब लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है। ठीक है, वो जो एक्सेलरेशन ए है वो उससे ऊपर जा रही है। जो बॉय है उसके अंदर, ठीक है, जो
वहां पर बॉय है, उसको क्या लगेगा कि जो ये बॉल है वो बहुत जल्दी नीचे चली गई, क्योंकि एक तो उस पे जी एक्ट होगा, दूसरा जो लिफ्ट है वो खुद ऊपर जा रही है। तो बॉय को लगेगा कि जो यहाँ पर एक्सेलरेशन है, सॉरी, जो बॉल है वो जल्दी से नीचे चली गई। ठीक है, तो इसकी वजह से अब क्या हो जाएगा कि व्हेन बॉल ड्रॉप्ड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज जी एज विल बी ऑब्जर्व्ड बाय मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड। जो बाहर से देख रहा है उसको समझ पे आया कि बॉल छोड़ी गई तो वो ऐसे नीचे गिर गई। द मैन इनसाइड द लिफ्ट इज हैविंग इट्स ओन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए। अच्छा, यहाँ पर जो है लिफ्ट वो मूविंग डाउन है, कोई नहीं, यहाँ पर हम लोग की जो लिफ्ट है वो डाउन जा रही है। ठीक है, मैंने इसको शायद आपको अब बता दिया, कोई नहीं, इसको ये जो है ये अप नहीं, ये डाउन जा रही है। ठीक है, ये अगर डाउन जा रही है तो फिर क्या होगा, अगर ये डाउन जा रही है तो बस कोई और चेंज नहीं होगा, बस हाँ, तो इसको ध्यान दीजिएगा, लिफ्ट इज मूविंग डाउन है, तो अगर वो डाउन जा रही है तो डाउन जाने की वजह से क्या होगा कि जो अब क्योंकि वो लिफ्ट खुद नीचे जा रही है तो बॉल को ज्यादा समय लगेगा टच होने में उसके बॉटम को। ठीक है, मैंने जो पहले सिचुएशन बता दिया था वो ये बता दिया था कि जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है। तो देखिए आपका इस पे ये भी क्वेश्चन डिस्कस हो गया कि अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो क्या होगा, नीचे जाएगी तो क्या होगा। तो मैं इसको एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि ये जो हमारी लिफ्ट है इस क्वेश्चन पर जा रही है नीचे तरफ विद एक्सेलरेशन ए। उस सिचुएशन पर इस बॉय ने एक क्या किया, एक बॉल ड्रॉप करी लिफ्ट के अंदर, तो उस बॉल का जो एक्सेलरेशन होगा एज ऑब्जर्व बाय दिस मैन, और एक दूसरा ऑब्जर्वर जो कि बाहर खड़ा है लिफ्ट के ग्राउंड में वो देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में इस पे कितना एक्सेलरेशन होगा। तो जब ये देखेगा इस बॉल को तो उसके अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा नीचे तरफ जी। ठीक है, कितना होगा, सिंपल जी होगा। बट इसके लिए जो कि लिफ्ट के अंदर ही मौजूद है और खुद भी नीचे एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो आप ऐसे समझिए कि जब बॉल को ड्रॉप किया जाएगा तो लिफ्ट का जो बॉटम है वो भी नीचे जा रहा है और बॉल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, यानी कि देखने में हमें ऐसा लगेगा कि बॉल ने ज्यादा समय लिया। तो अगर ज्यादा समय लिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो एक्सेलरेशन जो फील होगा इसको वो कम होगा, यानी जी से कम एक्सेलरेशन फील होगा, जो कि हो जाएगा जी माइनस ए। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये हमारा निकल कर आ गया, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बट यही अगर ऊपर जा रही होती, अगर यही लिफ्ट क्या हो रही होती, ऊपर जा रही होती। ठीक है, दूसरी सिचुएशन जो मैंने अब कंसीडर करी, अगर ये ऊपर जा रही होती तो उस केस में जो ये ऑब्जर्व करता वो होती जी, और अगर ये ऊपर जा रही होती तो ये जो ऑब्जर्व करता वो हो जाता जी प्लस ए। ठीक है, तो दो सिचुएशन के लिए मैंने आपको बता दिया, एक ही क्वेश्चन पर वो मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, कोई नहीं। ठीक है, तो लिफ्ट इज मूविंग डाउन है, इस वजह से ये जी माइनस ए हो जाएगा, अगर अप होता तो जी प्लस ए हो जाता है। क्लियर यहां तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अ स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट। अ मैन हैंग्स हिज बैग ऑन द स्ट्रिंग एंड द बैलेंस रीड्स 49 व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी। ठीक है, ये जो सारी अभी चीज बताई वो तब है जब लिफ्ट स्टेशनरी थी। इफ द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड, ध्यान दीजिएगा इसको, अप और डाउन में, क्योंकि पूरा फिर डायनेमिक्स चेंज हो जाता है। तो इफ द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस वुड बी। जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी वो क्या होगी। जैसा भी हम लोग पिछले वाले में कर रहे थे वैसा ही यहां पर भी हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और रीडिंग की बात है तो रीडिंग जो एक्सेलरेशन इफेक्टिव वहां पर होता है उस पर डिपेंड करती है। क्लियर। तो मैंने आपको ये हिंट दिया, आप इसको सॉल्व करिए, मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन को अगर हम लोग देखें तो हमें जो दिया गया है वो ये है कि एक स्प्रिंग बैलेंस है जिसको कि हमने लिफ्ट की सीलिंग से अटैच कर दिया है। एक आदमी ने क्या किया, उसने अपना बैग जो था वो इस स्ट्रिंग पर लटका दिया, जिससे कि उसकी जो रीडिंग मिल रही थी उसको 49 न्यूटन मिल रही थी। ठीक है, वेट पता चल गया। ओके,
तो व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी, और ये सब तब था जब जो हमारी लिफ्ट थी वो स्टेशनरी थी, ठीक है। तो इस कंडीशन पर अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम ये कर देंगे कि जो रिएक्शन फोर्स है वो इस mg के बराबर है, इस mg के बराबर है रिएक्शन फोर्स, ये जो mg है इसका वो उसके बराबर है ये रिएक्शन फोर्स स्टेशनरी लिफ्ट में। तो R इज इक्वल टू mg, यानी कि R जो हो गया वो 49 हो गया, और जो रिएक्शन फोर्स होता है वही यहाँ पर रीडिंग आती है। जो इसका वेट है mg वो कभी भी इस पे रीडिंग में नहीं आता, जो रिएक्शन फोर्स होता है वो रीडिंग में आता है, ठीक है। और रिएक्शन फोर्स घट बढ़ सकता है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि R इज इक्वल टू mg, तो R यहाँ पर आ गया जब ये 49, तो ये हो गया m इंटू ये g। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मास की वैल्यू अराउंड हमारी निकल कर आ गई 5 kg, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ गई 5 kg। तो अब अगर इफ द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब ये जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर आ रही है, तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि डाउनवर्ड आने पर जो ये हमारा ये है mg, उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई और रिएक्शन फोर्स घट जाएगा। रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तभी तो हम इसको मानेंगे कि ये नीचे तरफ आ रहा है। यानी कि जो हमारी इक्वेशन निकल कर आ जाएगी वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि mg माइनस आर इज इक्वल टू ma। जब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा mg माइनस ma इज इक्वल टू r। वही चीज यहाँ पर रखी क्योंकि r हमें पता था, तो ये आ गया m कॉमन, g की वैल्यू ये माइनस a इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, यही हमें सॉरी मतलब इस केस के लिए हमें रिएक्शन फोर्स निकालना है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो m है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है यहाँ पर हमें इसको डायरेक्ट भी तो हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो निकाल लिया m हम लोग ने 5 kgs, तो यहाँ पर 5 पुट कर देंगे और जो g है वो 9.8 आ जाएगा और यहाँ पर a 5 आ जाएगा, और ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो रिएक्शन फोर्स के बराबर आ जाएगा जब डाउनवर्ड जा रही है लिफ्ट। उस केस के लिए हम लोग ने ये r यहाँ पर फाइंड किया। ये r डिफरेंट है, ये r तब के लिए था जब स्टेशनरी था, जब स्टेशनरी था ये तब के लिए r है, और ये r तब के लिए है जब ये क्या है हमारा नीचे तरफ जा रहा है। उस केस में 24 न्यूटन निकल कर आया, यानी कि जो आंसर ए था वो हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर, 24 न्यूटन, यानी कि रीडिंग जो होगी वो घट जाएगी, ठीक है। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।